एक ऐसा प्रोसेस जिसमें T कांस्टेंट है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सीधे सीधे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की रहेगी कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ कि आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। तो फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू विल बी ज़ीरो। ओके बच्चों, अब इसमें मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेल्टिंग है वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें डेल्टा यू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि उसमें गैस जो आपका सॉलिड है वो लिक्विफाई हो रहा है, वो अपनी फेज चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। तो वहाँ पे इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक वहाँ भी डिक्रीज नहीं हो रही। क्लियर? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है तो इंक्रीज हो रही है, फ्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है, राइट? सिमिलरली बॉइलिंग भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट उसमें भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, उसकी स्टेट बदल रही है, मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, उस सेपरेशन को बढ़ाने में जो वर्क हो रहा है, राइट? सो आप समझ गए कि इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एन आइडियल गैस। तो बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू ज़ीरो होगा, राइट? तो अगर डेल्टा यू ज़ीरो है तो अब डब्ल्यू कैसे निकलेगा? तो डब्ल्यू का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू, और P का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन आर टी बाई वी इंटू डी वी, इट गोज फ्रॉम वी वन टू वी टू। सो W comes out to be एन आर टी इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू डी वी अपॉन वी। ओके, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा एन आर टी ln v and the limit goes from v1 to v2. So w comes out to be nRT ln v2 minus ln v1. तो हम इसको लिख सकते हैं nRT ln v2 by v1। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे ये ln क्या है? असल में ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस e रहता है। आमतौर से जो आप डील करते हैं, जो लॉग टेबल आप पढ़ते हैं, उनमें बेस 10 होता है। तो अगर मैं इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये ऐसे आएगा 2.303 nRT log एट द बेस 10 v2 बाई v1। ठीक है बच्चों? अब क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में एक खास लॉ वैलिड होता है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज वैलिड, जो कि है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आप देख सकते हैं कि V2 बाई V1 की वैल्यू आ रही है P1 बाई P2। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी बनेगा W इज इक्वल टू 2.303 nRT log एट द बेस 10 P1 बाई P2। तो जो आपको दिया हो आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि ग्राफ्स कैसे बनेंगे इसमें। ठीक है, देखिएगा, अगर हम V यहाँ पर लें और P यहाँ पर लें, तो क्योंकि बॉयल्स लॉ वैलिड है, जो कि है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ सेज दैट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर PV कांस्टेंट है तो अगर हम V को बढ़ाएंगे तो P कम होगा, और अगर हम V को कम करेंगे तो P बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो ग्राफ यहाँ पे ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें एरो ऐसे लगा देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि
आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये है हमारा पीटी ग्राफ। तो टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास ये V है और ये P है, और हमारे पास दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोले हैं। दिस इज एट द टेम्परेचर T1 एंड दिस इज एट द टेम्परेचर T2। सो आई एम आस्किंग यू विच इज हायर टेम्परेचर। तो आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ख़ास प्रेशर P0 को सिग्निफाई कर रही है, राइट। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम हुआ V1 और यहाँ पर एक वॉल्यूम हुआ V2। तो बच्चों ये बिल्कुल साफ है कि V2 इज़ बिगर देन V1, ओके। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करूँ इस पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए, देखिएगा इस पॉइंट के लिए, तो वो आएगा P0 इंटू V1 इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T1। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करूँ इस पॉइंट के लिए, तो वो आएगा P0 इंटू V2 इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T2, राइट। तो आप देख सकते हो क्योंकि V2 V1 से बड़ा है, दिस इम्प्लाइज दैट T2 T1 से बड़ा है, ठीक है। और एक और ख़ास चीज़ आप नोट कर सकते हो कि जो T2 है वो ओरिजिन से दूर आइसोथर्म है। तो लॉजिकली क्या कहते हैं कि आइसोथर्म ओरिजिन से जितना दूर होगा वो आइसोथर्म उतना हाई टेम्परेचर होगा। क्लियर है? वो आइसोथर्म उतना ही हाई टेम्परेचर होगा। तो इसी को मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। तो ज़्यादा परेशान ना होते हुए सिंपल फैक्ट ये है, जो आइसोथर्म ओरिजिन से जितना दूर है वो आइसोथर्म उतना हाई टेम्परेचर है। इज इट फाइन? ओके, तो बच्चों ये मैंने आपको सिखा दिया है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये आप नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिया होगा। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, फिगर शोज a thermodynamic process for an ideal gas. Right? During the process, temperature of the gas options are continuously increases, option 2 continuously decreases, option 3 first increases then decreases, and option 4 first decreases then increases। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक आइडियल गैस है जिसके लिए हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शो किया है। तो देखिएगा, ये है P और ये है V और ये है हमारा प्रोसेस।
द प्रोसेस हैज़ बीन शोन बाई अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V2 है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V1 है, और या इसको V0 बोल देते हैं, इसको 2V0 बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं P0 और ये है 2P0। ये हमने ले लिया, हो सकता है हमें ना गिवन हो, ठीक है ना, A to B। तो ये एक प्रोसेस है जो हमें समझना है कि इसमें टेम्परेचर का क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए समझाता हूँ मैं इसमें कैसे करना होता है। तो इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो मैथमेटिकल है, तो पहले हम वही डील कर लेते हैं, मैथमेटिकल तरीका। सॉल्यूशन एंड मेथड 1। क्या है मेथड 1, ज़रा देखिएगा। मेथड 1 ये है बच्चों कि मैं इस लाइन AB की इक्वेशन फाइंड करूं। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप और एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन का फार्मूला है। तो ऐसा करते हैं कि B को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम है 2V0 और प्रेशर है P0। ओके बच्चों, तो y की जगह पे P आएगा और y1 की जगह पे आएगा P0 और m क्या है भी मैं बताता हूँ आपको, और ये हो गया हमारा v माइनस 2V0। अब m यानी कि स्लोप। अब स्लोप है बच्चों tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका परपेंडिकुलर है P0 और बेस है V0, तो स्लोप विल बी P0 बाई V0। बट नोटिस द स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि ये लाइन डिक्लाइंड है, नीचे की तरफ झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। ओके, तो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा P माइनस P0 इज इक्वल टू माइनस P0 इंटू V बाई V0 प्लस 2P0 V0 बाई V0। ओके, so V0 get cancel. This gives me P is equal to minus P0 by V0 into V plus 3P0. Okay, let us take P0 by V0 common. So P is equal to minus P0 by V0 common, and this gives me V माइनस कॉमन नहीं लेते, चलिए माइनस V प्लस 3V0। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा P का फार्मूला आ जाता है। तो अब ज़रा समझते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से T हो गया हमारा P इंटू वी बाई N इंटू R, ठीक है। तो देखिए इधर आ जाते हैं, ठीक है। P की वैल्यू डाल देते हैं, P की वैल्यू है ये डाल देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा T इज इक्वल टू P0 बाई V0 इंटू V 3V0 माइनस V इंटू V डिवाइडेड बाई NR, ठीक है। तो यहाँ से हम T को लिख देते हैं, T इज इक्वल टू P0 बाई NR V0 3V0 V माइनस V स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा T का एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक पैराबोला है, क्योंकि T इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, एक पैराबोला है। असल में अगर आप प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन याद हो तो वो भी बिल्कुल ऐसी आती है, सम कांस्टेंट इनटू में सम कांस्टेंट इनटू x माइनस सम कांस्टेंट इनटू y, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x माइनस सम अनदर कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर। अब इसमें v स्क्वायर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पुटिंग t इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम t को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3V0 माइनस V इंटू V इज इक्वल टू 0। यानी कि या तो V की वैल्यू आती है 0 या फिर आती है V की वैल्यू 3V0। समझे बच्चों?
अब v की वैल्यू 3v0 और v0 के बीच में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज करो आप मिड वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लीजिए आप पुट कर देते हैं v इज इक्वल टू 3/2v0, ठीक है। तो अगर आप इसमें 3/2 पुट करें तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t की वैल्यू आती है बच्चों p0/nrv0 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 3v0 इंटू 3v0/2, राइट। सो 3 3 9, सो इट्स 9v0 स्क्वायर बाई 2 माइनस v स्क्वायर। v स्क्वायर मीन्स 3v0/2 का स्क्वायर, यानी कि 9v0 स्क्वायर बाई 4, ठीक है बच्चों। तो 9/2 में से 9/4 माइनस करेंगे तो 9/4 ही बचेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास t निकल के आता है p0 9 इंटू v0 बाई 4n इंटू r, 4n इंटू r, ओके। तो ये पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा ज़रा देखिएगा। तो जगह नहीं है, यहाँ बना देते हैं, देखिए। तो बच्चों ग्राफ में बनाऊंगा, ये है t, ये है v और ये है t। सो द ग्राफ इज, समझिए, v इक्वल्स टू 0 आ रहा है t को 0 पुट करने पे, और इसके अलावा t को 0 पुट करने पे 3v0 भी आ रहा है। तो ये पैराबोला 0 से भी गुजरेगा, v इज इक्वल टू 0 से, और 3v0 से भी गुजरेगा। और अगर हम मिड वैल्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों, समवट लाइक दिस। ये है v इज इक्वल टू 0, ये है v इज इक्वल टू 3v0, और ये है v इज इक्वल टू 0, और ये हुआ हमारा क्या कहते हैं 3/2v0। तो ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि मिड वैल्यू पे जो t है वो मैक्सिमम आएगा, t मैक्स, समझ रहे हैं। तो अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, ठीक है। समझ गए बच्चों आप, ये एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे हमने इक्वेशन बनाई, ये है t इज इक्वल टू p0/nrv0 3v0v माइनस v स्क्वायर। इट इज़ अ पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि v स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। तो जब v बहुत हाई हो जाएगा तो ये वाली टर्म्स डोमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि जो हायर पावर हैं वो बड़ी होती चली जाती हैं। जैसे v की वैल्यू हम 100v0 ले लेंगे तो ये हो गया हमारा 3v0 इंटू 100v0 मीन्स 300v0, और ये 100v0 का स्क्वायर मतलब 10,000। तो कहाँ 300 छोटा पड़ गया और ये 10,000 बहुत बड़ा हो गया। तो ये वाली टर्म डोमिनेट कर जाती हैं। तो नेगेटिव वाली टर्म डोमिनेट कर गई तो टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि होगा नहीं नेगेटिव, समझे ना आप, टेम्परेचर हो नहीं सकता नेगेटिव। तो कुल मिला के हमने देखा ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला है, या फिर हमने दूसरे तरीके से देखा कि हम t को 0 पुट करते हैं तो v की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, और अगर हम v की मिड वैल्यू पुट करते हैं तो t पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे भी हमें पता चल गया कि डाउनवर्ड पैराबोला है, राइट। तो अब हमने 0 से गुजार दिया और हमने यहाँ पे 3v0 से गुजार दिया, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बन गया वो ऐसा बन गया। अब इसको मैं थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है वो v0 से 2v0 तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, v0 पे यहाँ पे एक कंस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पे एक कंस्टेंट लगाते हैं। ये है हमारा 2v0 और ये है हमारा v0। मतलब गैस कभी भी 2v0 से आगे गई ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये पोर्शन हमारा डॉटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गैस कभी गई नहीं ना इस प्रोसेस पे। तो हमारा जो असली ग्राफ है वो यहाँ से यहीं तक है बस। सो दिस इज़ आवर ग्राफ, दिस इज़ आवर वेरिएशन। तो आप देख सकते हो कि अच्छा ख़ास बात ये हुई कि यहाँ पे हाइट सेम है तो टेम्परेचर सेम है, और वो दिख ही रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो है 2p0v0, और यहाँ पे 2v0p0, मतलब b पे और a पे प्रोडक्ट तो सेम है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ a पे और b पे टेम्परेचर सेम आएगा। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजेस कंटिन्यूसली डिक्रीजेस वाले ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए। तो ये तो बचे या तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज, या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीजेस।
तो हमने इसका पैराबोला बनाया तो वो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो बढ़ के घट रहा है टेम्परेचर। तो मुझे यकीन है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड बताता हूँ बच्चों। दूसरा मेथड ये है कि आप लॉजिकली देख लें कि ए और बी जो हैं वो दोनों आइसो सेम टेम्परेचर पे हैं, यानी ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस के 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस बनाऊं जो ए और बी दोनों से गुजर रहा है, सो इट विल बी समवट लाइक दिस। तो आप कहेंगे हाँ सर ऐसा तो हो सकता है, वी कैन ड्रॉ एन आइसोथर्मल कर्व विच पासेस थ्रू ए एंड बी। सो कैन आई ड्रॉ एन आइसोथर्मल कर्व विच टचेस दिस लाइन? यस, आई कैन ड्रॉ। सो दिस इज a curve, isothermal curve which actually touches this line। तो अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस ओरिजिन से जितना दूर होगा वो उतना हाई टेम्परेचर होगा। तो अगर इस प्रोसेस पे टेम्परेचर में T1 मान लूँ तो यहाँ पे T2 और T2 इज मोर देन T1। तो गैस पहले ए पे थी तो उसका टेम्परेचर T1 था, अब वो यहाँ पे आई तो उसका टेम्परेचर T2 है जो कि हायर देन T1 है, और फिर वो वापस बी पे आई तो फिर से उसका टेम्परेचर T1 हुआ। तो साफ पता चलता है कि टेम्परेचर पहले बढ़ा और फिर घटा। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना अच्छा मेथड हो गया कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, साफ साफ पता चलता है कि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घटेगा, राइट। सो होपफुली आप ये समझ गए, तो ज़रा नोट कर लें आप।